नेक्स्ट टॉपिक है क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4 एंड 6 पाल्सीज। सबसे पहले हमें बताना चाहिए जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 होता है उसकी दो सप्लाईज होती हैं, मोटर और पेरिफेरल। ठीक है, मोटर को सेंट्रल भी कहते हैं, पेरिफेरल को पैरासिम्पैथेटिक भी कहते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं नॉर्मली। अब जब भी ये डैमेज होगी इसके दोनों कंपोनेंट जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, सेपरेटली भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। अगर हम इनकी कॉमन कॉजेज ऑफ इंजरी ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व की बात करें जिसको हम ऑक्यूलोमोटर नर्व कहते हैं, तो उसको याद करने का एक निमोनिक मैंने बनाया है CMIOP। CM से याद रखना है कि इसमें C से कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है जिसकी वजह से टॉसिस होना शुरू हो जाती है, यानी कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो सकती है। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, कैवर्नस साइनस के अंदर अगर थ्रोम्बस बन गया है तो उसकी वजह से टॉसिस, क्रेनियल नर्व नंबर 4, 5 की ब्रांचेस, पहली और दूसरी ब्रांच और 6 जो क्रेनियल नर्व है वो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम M की बात करें तो इसमें क्या होता है कि किसी भी पेशेंट के अंदर अगर मिड ब्रेन का स्ट्रोक हो गया है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉन्ट्रालैटरल यानी कि अपोजिट साइड का हेमीप्लेजिया होता है, यानी कि पैरालिसिस वगैरह होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आई से। आई से इस्कीमिया शामिल है। अगर तो ऑक्यूलोमोटर नर्व का डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है, लेकिन ये प्यूपिल को बख्श देता है, प्यूपिल को स्पेयर कर देता है। रीजन इसकी ये होती है कि इसके अंदर मोटर फाइबर्स का अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पी से। पी से पोस्टीरियर कमिश्चर का एनेरिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर तो किस पोस्टीरियर कमिश्चर का एनेरिज्म हो गया है तो पेशेंट्स के अंदर जो प्रेजेंट कंप्लेंट होती है वो होती है सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक। तो ये सारी चीजें याद करनी है। अगर मोटर आउटपुट है इन्वॉल्व तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो होते हैं वो डैमेज होते हैं, जो कि प्राइमरीली इफेक्ट होता है वॉस्कुलर डिजीज की वजह से। कोई भी वॉस्कुलर डिजीज है उसकी वजह से क्या होता है, मोटर आउटपुट डैमेज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट के अंदर सॉर्बिटोल ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द इंटीरियर या फिर मिडल फाइबर्स फ्रॉम कंप्रोमाइज्ड वास्कुलेचर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि साइंस होते हैं टॉसिस यानी कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो सकती है, डाउन एंड आउट गेज पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। इसके बरक्स अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो ये जो होता है आउटपुट इसका इफेक्ट होता है बाय कंप्रेशन इफेक्ट। कोई भी चीज अगर कंप्रेशन करा रही है तो उसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक आउटपुट डैमेज हो जाता है। यानी कि कंप्रेशन किस चीज से हो सकता है, पोस्टीरियर कमिश्चर के एनेरिज्म होने की वजह से, अनकल हर्निएशन की वजह से। ठीक है, साइंस में ये होता है कि इसके अंदर डायमेनिश्ड या फिर एब्सेंट किस्म के प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स होते हैं, ब्लोन प्यूपिल हो सकती है समटाइम्स, और साथ ही साथ इसके अंदर भी डाउन एंड आउटवर्ड गेज पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 3 का डैमेज। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रेनियल नंबर 4, नर्व 4 का पाल्सी। अगर इसका डैमेज हो जाए तो क्या होता है, हमने एक निमोनिक हमेशा से पढ़ते आए हैं SO4LR6। ठीक है, SO4 यानी कि सुपीरियर ऑर्बिटल जो मसल होता है उसको जो होती है फोर्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। उसका नॉर्मल काम क्या होता है, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड जो आई बॉल की मूवमेंट होती है। ठीक है जिसको हम इंटॉर्जन भी कहते हैं। ठीक है, अब इस अगर तो ये डैमेज हो जाए तो पेशेंट जो होते हैं जब भी वो नीचे और अंदर की तरफ आंख को घुमाने की कोशिश करते हैं वो नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे कि कोई बंदा अगर कोई कॉपी से पढ़ना चाह रहा है या सीढ़ियां उतर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी आंख होती है उसके अपवर्ड मूव कर चुकी होती है। ठीक है, प्यूपिल जो होती है वो हायर होती है इन द अफेक्टेड आई। जो जिस आई का डैमेज हो चुका होता है तो उसका जो SO4 वाला काम था वो नहीं हो पाता, यानी कि इंटॉर्जन नीचे की तरफ वो नहीं देख पाता, प्यूपिल इंटॉर्जन नहीं हो पाती उसकी। अब इस तरह के पेशेंट जो क्या करते हैं वो अपना हेड जो होते हैं वो टिल्ट करते हैं कॉन्ट्रालैटरल या फिर अनअफेक्टेड साइड के पास। क्यों? ताकि वो कंपनसेट कर सके फॉर द लैक ऑफ इंटॉर्जन इन अफेक्टेड आई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 6 जिसको हम एब्ड्यूसेंट नर्व भी कहते हैं। अब याद रखना है LR6 का एक निमोनिक था जिसको हम कहते हैं लेटरल रेक्टस को ये प्रोवाइड करती है 6th क्रेनियल नर्व। अगर तो लेटरल रेक्टस का क्या मकसद होता है, वो क्या करता है, आई बॉल को लेटरली मूव कराता है, नॉर्मल उसका काम होता है। लेटरली जब भी आपने मूव कराना उसमें LR6 जो होता है वो मौजूद होता है। ठीक है, और इसके बाद हम अगर तो इसका डैमेज हो जाए तो लेटरली आंख को मूव करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, अफेक्टेड आई में एबडक्ट नहीं कर पाती, यानी कि लेटरली मूव नहीं कर पाती। अपनी ये सेंटर होता है ना एबडक्शन, या इधर इससे दूर जाता है या इस तरफ से जाएगा या इस तरफ से जाएगा। ठीक है,
अब जो अफेक्टेड आई है इसमें, इस बच्चे के अंदर कौन सी अफेक्टेड आई है? ये वाली आई है। ये तो अगर नॉर्मल आई है, जब वो लेटरली मूव करने की यानी कि एबडक्ट करने की कोशिश करता है तो आंखें मूव कर जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मीडियली डिस्प्लेस हो जाती है, जो कि प्राइमरी पोजिशन ऑफ गेज होती है, उसके अंदर ये आई जो होती है रह जाती है, लेटरली मूव नहीं कर पाती। सो दीज आर द क्रेनियल नर्व पाल्सीज।